नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोहित का कन्फेशन सुनकर कार में बैठी रेखा मूर्ति और अनिका दोनों हैरान रह गए। तभी रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो उसकी पूरी बात सच नहीं है, उसकी आधी बात सच है, मगर आधी बात समझाने के लिए तुम्हें मेरी पूरी बैक स्टोरी सुननी होगी। मुझे इंपीरियल ग्रुप के किंग की कुर्सी विरासत में मिली है और ये विरासत मुझे मेरे नाना जी ने दी है। रोहित की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। रोहित के नाना जी यानी कि आयशा मारवा के पिता। अनिका को रोहित की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जहाँ तक वह आयशा को जानती थी उसे यह पता था कि आयशा काफ़ी साधारण फैमिली से बिलोंग करती थी। यहाँ तक कि आयशा की माँ को जब इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी, तभी आयशा मारवा के पिता के कहने पर सिर्फ पैसों के लिए आयशा ने रोहित के पिता हंसराज मारवा से शादी की थी। अगर रोहित के नाना जी किंग थे तो फिर उनके परिवार की ऐसी हालत कैसे हो सकती थी? अनिका के मन में उठ रहे सवालों को रोहित अच्छी तरह समझ पा रहा था, इसलिए अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित ने अनिका से कहा, देखो यह कहानी सुनने में थोड़ी सी अजीब लगेगी, मगर यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। मेरी माँ आयशा मारवा उस इंसान की बेटी नहीं है जिनसे मेरी नानी की शादी हुई है। रोहित की यह बात सुनते ही कार में बैठी अनिका और रेखा मूर्ति दोनों शौक होकर एक दूसरे को देखने लगे। रोहित ने धीमी आवाज में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो यह बहुत लंबी कहानी है। 15 साल की उम्र में जब मैंने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली, तब मेरी उम्र कम होने की वजह से मुझ पर पंकज चाचा ने कई तरह के हथकंडे आजमाने की मुझे कोशिश की थी। मुझे प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटाने की कोशिश की गई थी। बिजनेस में मुझे कोई डिसीजन लेने का हक नहीं देते थे। अगर मैं कोई अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाहूँ तो मुझे पैसे भी अलॉट नहीं किए जाते थे। पंकज मारवा ने कंपनी के कई लोगों को अपने साथ मिला लिया था। रोहित की उम्र कम होने की वजह से और मेरे तजुर्बे को उसकी कमजोरी बताकर पंकज मारवा खुद चेयरमैन की कुर्सी हथियाना चाहते थे, मगर रोहित के दादाजी ने सिर्फ रोहित पर अपना भरोसा दिखाया था और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की पोजीशन महज 15 से 16 साल की उम्र में रोहित के हवाले की थी। रोहित को बचपन से ही रोहित के दादा दादी ने इस तरह ट्रेन किया था कि रोहित जल्द से जल्द मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की कमान संभाल सके। रोहित के दादाजी एक बात अच्छी तरह जानते थे कि पंकज मारवा को बाकी और भाई एक मुखिया की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाने के काबिल नहीं थे, क्योंकि यह कंपनी को चलाने के लिए सिर्फ तजुर्बे की ज़रूरत नहीं होती है, पूरी की पूरी टीम को अपने साथ जोड़कर उसे आगे बढ़ाने की काबिलियत ही इंसान को सही मायने में लीडर बनाती है। रोहित ने बचपन से यह सारी क्वालिटीज़ दिखाई थी और फिर रोहित के दादा दादी ने रोहित के पापा को छोड़कर रोहित को अपना वारिस सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि वह चाहते थे कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और मारवा परिवार का नया मुखिया आने वाले कई साल तक परिवार और कारोबार को जोड़कर रखे। अपने दादा दादी का पूरा भरोसा होने के बावजूद चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने के बाद रोहित को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घर के अंदर ही कई लोग रोहित के खिलाफ हो गए थे। मुंह पर तो वह लोग रोहित के साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव करते थे, मगर रोहित के पीछे वह ऐसे खेल खेलते थे कि छोटी सी उम्र में रोहित का रिश्तेदारी और संबंधों से विश्वास उठने लगा था। उस वक्त हम ही पैसों की कमी महसूस करता था। मैं हमेशा सोचता रहता था कि अगर मेरे पास पैसों का पावर होता तो वह मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को कहां से कहां तक पहुंचा सकता था। तभी अचानक मुझे कोई ढूंढता हुआ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की हेड ऑफिस पहुंचा। उस आदमी ने मुझे ऐसे लुभावने ऑफर दिए जिन्हें मैं मना नहीं कर पाया। उस आदमी ने मुझे अपनी बातों के जाल में फंसाकर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करने के लिए राजी किया, मगर जब मैं उस मीटिंग में पहुंचा तब मुझे पता चला कि जिस आदमी के साथ मेरी मीटिंग हो रही थी वही था इंपीरियल ग्रुप का असली प्रेसिडेंट यानी कि किंग। मुझे कमरे में बुलाने के बाद किंग कुछ देर तक मुझे देखता ही रहा। उसके बाद अपने आदमी को इशारा करके उसने अपने आदमी को धीमी आवाज में कुछ कहा। उस आदमी ने मेरे पास आकर कहा,
तुम ही हो जिसको किंग ने अपना वारिस चुना है। और तब मुझे यह भी बताया गया कि मेरे सामने बैठे इंपीरियल ग्रुप के प्रेसिडेंट किंग और कोई नहीं बल्कि मेरे बायोलॉजिकल नाना जी थे। जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो वे मुझे काफ़ी उम्र दराज नजर आ रहे थे। काफ़ी कम बोलते थे, बस इशारों इशारों में अपने एक खास आदमी के साथ कम्युनिकेशन करते थे। उनका वह खास आदमी उनके हर इशारे को अच्छी तरह से समझकर उनके हर ऑर्डर को अमल करता था। भले ही मेरी उम्र उस वक्त छोटी थी, मगर मैं इंपीरियल ग्रुप और टीम के बारे में सब कुछ जानता था। किंग मुझे अपना वारिस बनाना चाहता था और मैं यह बात सुनकर काफ़ी शौक हो गया था। मगर एक के बाद एक मेरी आंखों के सामने ऐसे सबूत रखे गए जिनसे मुझे यकीन हो गया कि मेरे सामने बैठा इंपीरियल ग्रुप का प्रेसिडेंट किंग ही मेरे बायोलॉजिकल नाना जी थे और वह चाहते थे कि उनका वारिस होने के नाते किंग की पोजीशन इंपीरियल ग्रुप में आगे चलकर मैं संभालूं। साथ ही साथ मुझे इतने पैसे दिए गए कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में लौटने के बाद अपने बलबूते पर डिसीजन लेने के काबिल बन गया। अपने डिसीजन पर अमल करने के लिए मुझे जो कैपिटल चाहिए होता था वह मैं उसी अकाउंट से निकाल सकता था। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री देखते ही देखते उन पैसों की बदौलत देश की नंबर 1 कंपनी बन गई। हाँ, मगर उन पैसों के बदले मुझे आजीवन मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट से इंपीरियल ग्रुप को प्रॉफिट देना था। एक बिजनेसमैन होने के नाते मुझे यह डील काफ़ी फेयर लग रही थी, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि जो पैसे मैं इंपीरियल ग्रुप को मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट से भिजवाता था वह इनडायरेक्टली सीधे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचते थे। रोहित की कहानी सुनकर अनीका और रेखा मूर्ति के होश उड़ गए। अनीका अभी भी इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश कर रही थी। अटकती हुई आवाज़ में अनीका ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर पूछा, 1 मिनट, क्या तुम्हारी माँ आयशा मारवा जानती है कि किंग उनके पिता हैं? अनीका का यह सवाल सुनकर रोहित ने अपना सिर झुका लिया। रोहित ने दबी हुई आवाज़ में अनीका से कहा, नहीं, माँ इसके बारे में कुछ नहीं जानती और मैंने भी जानबूझकर माँ को इसके बारे में अब तक कुछ नहीं बताया। माँ ने पहले ही मेरे लिए ज़िंदगी भर काफ़ी कुछ सहा है। उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ टलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब मैं और एक परेशानी उनके सिर पर नहीं लादना चाहता। दरअसल यह बात बहुत पुरानी है। 18-19 साल की उम्र में मेरी नानी माँ को अगवा कर लिया गया था और कई लड़कियों के साथ उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था। किंग एक बेहद खतरनाक आदमी था। मेरी नानी माँ की तरह कई जवान खूबसूरत लड़कियों को अपना बंदिक बनाकर किंग ने एक कमरे में उन सबको कैद करके रखा था। अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध बनाकर बच्चे पैदा करना तो जैसे किंग का शौक बन चुका था। प्रेगनेंसी के दौरान जब मेरी नानी माँ को मौका मिला तब वह उनके चंगुल से भाग निकली। अपने घर वापस लौटकर उन्होंने एक साधारण घर के लड़के से शादी कर ली और फिर मेरी माँ का जन्म हुआ। मगर मैं यह बात उन दोनों ने मेरी माँ से छुपा कर रखी थी। माँ नहीं जानती थी कि उनके जन्म का सच क्या था और मैं नहीं चाहता कि यह राज उनके सामने आए। तो अच्छा है, आयशा की ज़िंदगी से जुड़े इस काले सच को जानने के बाद अनीका को भी आयशा की किस्मत पर तरस आने लगा था। हैरान अनीका ने रोहित की ओर देखकर पूछा, मगर किंग ने तुम्हें ही क्यों चुना? रोहित ने अनीका की इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं भी कई दिनों तक यही बात सोचता रहा। फिर छानबीन करके मुझे पता चला कि किंग ने इस तरह की कई लड़कियों को अपना बंदी बनाकर अपने बच्चों की माँ बनाया था। मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि उन सारे बच्चों को पैदा होने के बाद ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की लेबोरेटरी में भेज दिया जाता था। मेरी माँ आयशा किंग की इकलौती बेटी थी जो इस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का शिकार नहीं हुई। किंग को अपने आप को अमर करना था और इसलिए किंग किसी ऐसे ड्रग की तलाश में था जिसे इंजेक्ट करने के बाद किंग सालों साल तक जवान रहे और इस दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम कर सके। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की लेबोरेटरी में खतरनाक ड्रग का एक्सपेरिमेंट कई सालों से चल रहा था और यह सब कुछ किंग के इशारे पर हो रहा था। इसमें से कुछ बातें मुझे कुछ साल पहले पता चली थी और कुछ बातें अभी क्रिस्टोफर के साथ जब तुम्हारी बात हुई उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि रोहित की ऐसी शॉकिंग बातें सुनकर अनीका मन ही मन एक गहरी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद अनीका के मन में फिर से एक सवाल उठा। अनीका ने रोहित से पूछा, लेकिन अगर क्रिस्टोफर भी किंग का ही बेटा है तो फिर किंग ने अपनी पोजीशन क्रिस्टोफर को क्यों नहीं दी?
क्रिस्टोफर खुद भी किंग के नक्शे कदम पर चल रहा है। तुम तो बिल्कुल किंग जैसी नहीं हो, फिर तुम्हें चुनने का क्या मतलब हो सकता है? इस बात का जवाब तो खुद रोहित के पास भी नहीं था। तभी कार के बैक सीट पर बैठी रेखा मौसी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हो सकता है कि किंग जानता हो कि क्रिस्टोफर चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लायक नहीं है। और हम सब इतना तो अच्छी तरह जानते हैं कि इंपीरियल ग्रुप को संभालने के लिए इंसान का ताकतवर होने के साथ साथ दिमाग वाला होना भी बहुत ज़रूरी है। और यह भी तो हो सकता है कि किंग को भरोसा ना हो कि क्रिस्टोफर V16 पावर ड्रग हासिल करने के लिए जिंदा बचेगा भी या नहीं। हो सकता है कि किंग को शक हो कि क्रिस्टोफर, जिसे पहले ही ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का शिकार बना लिया गया था, वह ज़्यादा दिनों तक जिंदा ही ना बचे। मेरे ख्याल से किंग जानता था कि उसका सिर्फ एक ही वारिस था जो उसकी कुर्सी संभालने के काबिल था और लायक भी। अनिका रोहित को भी रेखा मौसी की यह बात कुछ समझ सही लग रही थी। हालांकि किंग के डिसीजन के बारे में सही अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल था। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में जितने भी बच्चों की मौत हुई थी, उनमें किंग के भी कई बच्चे शामिल थे। फिर जब किंग को बच्चों की मौत हो गई, तब उसे यह एहसास हुआ कि अब अगर उसे अपनी कुर्सी पर कोई बायोलॉजिकल वारिस चाहिए तो उसे उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने उसके चंगुल से भागी हुई उस लड़की से शादी की थी। और उसके बाद किंग के लिए यह पता लगाना मुश्किल नहीं था किंग की बेटी आयशा मारवा का बेटा कौन था। ये सारी बातें समझने के बाद एक बात अनिका के दिमाग में बिजली की तरह चमकी। अनिका ने रोहित से पूछा, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरी प्रेगनेंसी के पीछे भी हो सकता है कि इस बूढ़े किंग का ही हाथ हो। उसने जानबूझकर मुझे तुम्हारे बच्चों के लिए साथ प्रेग्नेंट करवाया। क्या तुम जानते हो कि इसके पीछे का क्या मकसद हो सकता है? किंग का अनिका का यह सवाल सुनकर रोहित के भी होश उड़ गए थे। रोहित खुद भी नहीं जानता था कि अनिका उसके बच्चों की माँ कैसे बनी थी और किसने यह सारी प्लानिंग की थी। मगर अनिका का सवाल सुनकर कहीं ना कहीं अब रोहित को भी यह लगने लगा था कि हो ना हो इन सारी चीज़ों की प्लानिंग के पीछे सिर्फ एक ही आदमी का हाथ था और वह था किंग। रोहित अच्छी तरह जानता था कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट होने के नाते रोहित के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना किसी आम आदमी या ऑर्गेनाइजेशन के बस की बात नहीं थी। फिर कौन हो सकता था जो रोहित मारवा जैसे इंसान के शरीर से स्पर्म निकालकर उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर सकता था? जब अनिका प्रेग्नेंट हुई थी, तब गौतम गुलेरिया ने CCTV फुटेज के जरिए यह पता लगाया था कि अनिका के प्रेग्नेंट होने के कई महीनों तक तो अनिका ने इससे पुरानी हवेली से भी बाहर नहीं निकली थी और ना ही उससे कोई मिलने के लिए आया था। आर्टिफिशियल इंटीमेशन का इंजेक्शन आखिर अनिका के शरीर में इंजेक्ट कैसे हुआ था? एक बार अनिका को रोहित के मन में भी यह ख्याल आया कि सारी प्लानिंग क्रिस्टोफर ने की हो सकती थी, मगर रोहित यह भी जानता था कि क्रिस्टोफर यह नहीं जानता था कि रोहित ही असली किंग था। रोहित और अनिका इस राज को सुलझाने की जितनी भी कोशिश कर रहे थे, यह राज और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। तभी अनिका ने रोहित से पूछा, देखो, जब मैंने क्रिस्टोफर के साथ बात की तब क्रिस्टोफर को यकीन था कि मैं जिस किंग को जानती हूँ वह असली किंग नहीं है और वह नकली किंग है। अगर क्रिस्टोफर को किंग की पोजीशन चाहिए थी तो वह नकली किंग को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था? तभी रोहित ने अनिका की इस बात का जवाब देते हुए कहा, मेरे ख्याल से क्रिस्टोफर को ऐसा करने से कोई रोक रहा था और मुझे लगता है यह वही शख्स है जो मुझे किंग से मिलवाने के लिए ले गया था। वह आदमी जो मुझे 15 साल की उम्र में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की हेड ऑफिस में मिलने आया था। मुझे लगता है वह आदमी किंग का वफादार नौकर है। कई सालों से किंग की बादशाहत और किंग की हुकूमत को कायम रखने में उस आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। रोहित की बात सुनने के बाद अनिका भी कहीं ना कहीं अब यह जान चुकी थी कि हो ना हो उसकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी खबर रोहित की इसी कहानी से जुड़ी हुई थी। मगर अनिका इस वक्त रोहित को बार बार अपनी प्रेगनेंसी का राज पूछकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि जिस दिन रोहित को इस बात की सच्चाई पता चलेगी, रोहित अनिका को जरूर बताएगा। क्रिस्टोफर और किंग की कहानी को यहीं छोड़कर रेखा मूर्ति और रोहित वापस रेखा मूर्ति के महल लौट आए। जब वह तीनों महल में लौटे तब मैनेजर गुलशन जी और ओजस पहले से वहां रेखा मूर्ति का इंतजार कर रहे थे।
रेखा मूर्ति को देखते ही दोनों ने राहत की सांस ली और दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। रेखा मूर्ति के गुम होने की खबर सुनने के बाद ओजस और गुलशन दोनों ने यह उम्मीद छोड़ दी थी कि वह रेखा मूर्ति को दोबारा कभी देख पाएंगे, मगर अनिका और रोहित के साथ आते हुए रेखा मूर्ति को देखकर अब उन्हें विश्वास हो गया था कि वह औरत जिसे उन्होंने हमेशा अपनी प्रेरणा के रूप में देखा था, वह अब कभी भी उन्हें छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचेगी। रेखा मूर्ति के चेहरे पर एक अलग ही रौनक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पुरानी मायूस रेखा मूर्ति को हमेशा हमेशा के लिए कहीं छोड़कर लौटी थी, और यह रेखा मूर्ति पहले वाली रेखा मूर्ति से कई ज़्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक नजर आ रही थी। जैसे ही ओजस मुस्कुराता हुआ रेखा मूर्ति के पास आया, रेखा मूर्ति का हाथ पकड़ते हुए उसने कहा, कहाँ चली गई थी आप? हमें इस तरह बिना बताए? आपको पता है ना हम सब किस तरह परेशान हो गए थे। कम से कम मुझे तो बता दिया होता कि आप कहाँ जा रही हैं। ओजस अच्छी तरह जानता था कि रेखा मूर्ति किसी टेंशन से महल छोड़कर गई थी। उसे तो मन ही मन इस चीज़ का डर लग रहा था कि रेखा मूर्ति कहीं ऐसा कदम न उठा लें जिसके बाद ओजस कभी रेखा मूर्ति का चेहरा भी न देख पाए। इसलिए मैनेजर गुलशन से खबर मिलते ही ओजस दौड़ा दौड़ा महल चला आया। रेखा मूर्ति का भतीजा होने के नाते रेखा मूर्ति ने हमेशा ही उसको अपने सगे बेटे की तरह प्यार किया था। हेलो फ्रेंड, मैं जानती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है। कृपया करके अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। मैं आप सबसे यह एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ छोटी सी। मगर रेखा मूर्ति अच्छी तरह से जानती थी कि कंपनी स्वाति मल्होत्रा की बनाई हुई थी और उसके असली हकदार अनिका और उसके बच्चे ही थे। रेखा मूर्ति ने भले ही ओजस को कंपनी का सीईओ बनाया था, मगर कभी उसको कंपनी का मालिकाना हक नहीं दिया था। रेखा मूर्ति ने ओजस के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे भाई, कभी कभी वैकेशन लेना ही अच्छा होता है। मैं तो तुमसे भी कहती हूँ, दिन रात ऑफिस के काम में लगे रहते हो। कभी कभी वैकेशन पर कहीं बाहर भी घूमने जाया करो। बाहर घूमने जाओगे तभी तो किसी लड़की से मुलाकात होगी तो फिर प्यार हो जाएगा, और प्यार हो जाएगा तो शादी भी हो जाएगी। रेखा मूर्ति की बात सुनते ही ओजस ने अपने सिर पर अपना एक हाथ मसलते हुए कहा, आप तो बस हमेशा मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हैं। मैंने आपसे कहा ना, मैं अकेला ही खुश हूँ। रेखा मूर्ति जानती थी कि ओजस शादी के मामले में अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए उस बात को वहीं छोड़कर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। नौकरों ने भी रेखा मूर्ति के लौटने की खुशी में एक शानदार दावत रखी थी। दावत एंजॉय करने के बाद रेखा मूर्ति ने डाइनिंग टेबल पर बैठे लोगों से कहा, भाई देखो, खाना खाने के बाद मैं अपने पौधों को पानी देने के लिए अपने टेरेस गार्डन जाती हूँ। यह बात तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, तो बस मैं कुछ देर अपने पेड़ पौधों के साथ बातें करके आती हूँ। आप लोग रिलैक्स कीजिए। यह कहते हुए रेखा मौसी अपनी जगह से खड़ी होकर टेरेस गार्डन में चली गई। अनिका भी उन्हें फॉलो करती हुई टेरेस गार्डन में जा पहुँची। रेखा मौसी को गुनगुनाते हुए और पौधों को पानी देते हुए देखकर अनिका के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वह औरत जिसे अनिका ने लगभग हमेशा के लिए खो दिया था, उस औरत को इस तरह से दोबारा जिंदगी को गले लगाते हुए देखकर अनिका को सुकून महसूस हो रहा था। V16 पावर ड्रग ने सचमुच रेखा मौसी के शरीर में जादुई बदलाव ला दिए थे। उनका चेहरा पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। चेहरे की झुर्रियाँ भी काफ़ी हद तक गायब हो चुकी थी। कहीं ना कहीं यह सब देखकर अनिका को इस बात की भी तसल्ली हो रही थी कि V16 पावर ड्रग का असर काफ़ी अच्छा था। अब तो वह बिना किसी डर के अलेक्जेंडर के ट्रीटमेंट के लिए V16 पावर ड्रग का इस्तेमाल कर सकती थी। रेखा मौसी ने अनिका की ओर पीट कर रखी थी। वह मन ही मन कुछ गुनगुनाते हुए पौधों को पानी दे रही थी। तभी अचानक रेखा मूर्ति ने बिना मुड़े ही अनिका से कहा, क्या सोच रही हो वहाँ खड़ी खड़ी? यहाँ मेरे पास आओ। अनिका ने मुस्कुराते हुए रेखा मौसी के पास आकर खड़ी हो गई। रेखा मौसी ने बिना अनिका की ओर देखे पौधों को पानी देते हुए अनिका से पूछा, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं ही लिसनर हूँ, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुनने की क्षमता रखने वाली? इस बात का अनिका ने मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहा, आपकी शक्ति के बारे में तो आप ही ने मुझे बताया। अनिका की बात सुनकर रेखा मौसी हैरान होकर अनिका को देखने लगी। रेखा मौसी को याद नहीं आ रहा था
कि यह बात रेखा मौसी ने अनिका को कब बताई थी। तब रेखा मौसी की परेशानी दूर करते हुए अनिका ने कहा, जिस वक्त मैं अपने पापा करण गुलेरिया के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी, तब मैं फ़ोन पर काफ़ी धीरे से उनके साथ बात कर रही थी। आप महल की सीढ़ियों पर खड़ी थी। हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कम से कम 30 मीटर का था, मगर फिर भी मैंने पापा के साथ जो भी बातें की वह सारी बातें आपने अच्छी तरह से सुन ली थी। पहले तो मैं चौंक गई, मगर फिर मुझे आपकी सुनने की क्षमता पर शक होने लगा। जो बात 2 या 3 मीटर दूर खड़े रोहित ने नहीं सुनी थी, वह 30 मीटर दूर से आपने अच्छी तरह से सुन ली थी। फिर गुलशन जी जब आपकी कैंसर रिपोर्ट लेकर मेरे पास आए, तब मैंने गौर से आपके उस कैंसर रिपोर्ट को पढ़ा और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वह कैंसर सेल्स नहीं थे, वह V16 पावर ड्रग का असर खत्म होने की वजह से आपके सेल्स में म्यूटेशन होने लगे थे। अगर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाए तो ये म्यूटेशन अक्सर कैंसर के सेल जैसे ही नज़र आते हैं। क्रिस्टोफर और आशीष डोगरा की उम्र में उनके शरीर में भी V16-15 के साइड इफ़ेक्ट देखने में अभी 1 महीने का और वक्त बाकी है, मगर आपकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से आपके शरीर में सारे सिम्टम्स 1 महीने पहले ही दिखने लगे थे। तभी मैंने पहचान लिया था कि हो ना हो आप इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुनने वाली शक्ति रखती हैं और आप ही लिसनर हैं। अनिका की सूझबूझ देखकर रेखा मौसी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए अनिका से कहा, तुमने बिल्कुल ठीक से गैस किया। वैसे तुम्हारी माँ का ही आइडिया था कि वह संगीतकार लिसनर के नाम से फेमस कर दिया जाए ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए, मगर मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि इतनी कम उम्र में इतनी महान संगीतकार की मौत हो जाएगी। वैसे अनिका, तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम सचमुच दुनिया की सबसे काबिल डॉक्टर हो। मेरे शरीर के सेल्स के अंदर म्यूटेशन की वजह से जो बदलाव आ रहे थे वह ठीक कैंसर सेल जैसे दिखते हैं। यह बात तो कोई जीनियस डॉक्टर ही गैस कर सकता है। सचमुच तुम्हारे बारे में जो इंटरनेट पर तारीफ लिखी जा रही है वह बिल्कुल सही है। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि लोग तुम्हें मस्का लगाने के लिए कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं, मगर आज मैं उस कतार में सबसे पहले खड़ी रहूँगी जो लोग ये कहते हैं कि वह लोग डॉक्टर अमृता के फ़ैन हैं। रेखा मौसी की यह बात सुनकर अनिका और रेखा मौसी दोनों हंसने लगी, मगर तभी अचानक हंसते हंसते अनिका के चेहरे से रंग उड़ गया। अनिका के दिमाग में बिजली की तरह एक बात चमकी थी। कैंसर सेल वाली बात सुनकर अनिका को अचानक ही ऐसा लगने लगा कि जैसे वह कोई बहुत ही ज़रूरी बात भूल रही थी, ऐसी बात जो उसे पहले ही गैस कर लेना चाहिए था। रेखा मौसी ने हैरानी से अनिका की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ अनिका, तुम ठीक तो हो? अचानक क्या हो गया तुम्हें? अनिका ने कहा, पता नहीं मौसी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात है जो मैं नज़रअंदाज कर रही हूँ, कोई ऐसी बात जो मुझे पहले से पता चल जानी चाहिए थी, मगर मेरे सामने होने के बावजूद वह मुझे नज़र नहीं आ रही थी। रेखा मौसी ने अनिका से पूछा, ऐसी कौन सी बात है? अनिका भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि वह किस बात को लेकर इतनी टेंस हो रही थी। तभी अचानक अनिका को वह बात याद आई जो उसके सामने होते हुए भी उसे नज़र नहीं आ रही थी। गहरी सोच में डूबी हुई अनिका को ऐसा लगने लगा जैसे सच उसके साफ साफ नज़र आने लगा था। अनिका जैसे ही पीछे मुड़कर रोहित की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, तभी नन्ही सी रिया ने हवा में अपने हाथ लहराकर उनके पास आने लगी। रोहित और अनिका को प्यार देने के बाद रिया शोर मचाती हुई सीधे अपनी रेखा मौसी के पैरों से लिपट गई। रेखा मौसी को नन्ही सी रिया से इस तरह प्यार मिलते हुए देखकर अपने आप पर तरस आने लगा था। अगर उन्होंने अपनी जान दे दी होती तो वह नन्ही सी रिया की इस मुस्कान को वापस कभी नहीं देख पाती। उन्हें अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा था। नन्ही सी रिया को अपनी गोद में उठाकर प्यार करने के बाद रेखा मौसी ने रिया से कहा, तुम्हारी बड़ी मौसी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। पास ही खड़े आर्यन को भी गले लगाते हुए रेखा मौसी ने पूछा, वैसे अलेक्जेंडर कहाँ है? क्या उसे तुम लोगों ने नहीं बताया कि मैं लौट आई हूँ? रेखा मौसी की बात सुनते ही रिया के चेहरे पर मायूसी छा गई। नन्हे से आर्यन ने अनिका की ओर देखकर कहा, मॉम, मुझे लगता है अलेक्जेंडर आजकल कुछ ज़्यादा ही सोने लगा है, जब भी देखो नींद में ही रहता है। क्या आप उसे चेक करके बता सकती हैं कि उसे क्या हुआ है? क्या वह फिर से बीमार हो रहा है? नन्हे से आर्यन की बात सुनकर रोहित और अनिका के होश उड़ गए। अनिका, रोहित और रेखा मौसी तीनों ही जानते थे कि अलेक्जेंडर की हालत किसी भी वक्त बिगड़ सकती थी, मगर वह दोनों बच्चे आर्यन और रिया के सामने अलेक्जेंडर की सीरियसनेस के बारे में बात नहीं करना चाहते थे।
अलेक्जेंडर के बारे में सुनते ही अनिका दौड़कर उसके बेडरूम की ओर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए रोहित और रेखा मौसी दोनों रिया और आर्यन के साथ खेलने लगे। वे दोनों जानते थे कि न सिर्फ अनिका अलेक्जेंडर की माँ थी, मगर वह दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर भी थी। इस वक्त अलेक्जेंडर के पास अनिका का होना बेहद ज़रूरी था और साथ साथ यह भी ज़रूरी था कि आर्यन और रिया को मुरझाए हुए चेहरे पर खिलखिलाहट वापस लौट आना। दोनों ही बच्चों को देखकर रोहित और रेखा मौसी समझ गए थे कि दोनों बच्चे अपने भाई की हेल्थ को लेकर काफ़ी उदास थे। तभी रेखा मौसी ने रिया को गोद में लेते हुए कहा, अरे मौसम बदलने की वजह से बच्चों को अक्सर किसी न किसी तरह की बीमारियां लग जाती हैं, मगर तुम दोनों की मम्मा दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर में से एक है। वह जल्द से जल्द तुम्हारे भाई को ठीक कर देगी और वह दोबारा तुम्हारे साथ खेलने कूदने लगेगा। रेखा मौसी की बात सुनते ही रिया ने राहत की सांस ली, मगर आर्यन अच्छी तरह जानता था कि सिचुएशन इतनी सीधी नहीं थी जितनी रेखा मौसी दिखाने की कोशिश कर रही थी। जब अलेक्जेंडर को V16 पावर ड्रग का डोज इंजेक्ट किया गया था, उस वक्त भी आर्यन ने बड़े ही गौर से अलेक्जेंडर की हालत देखी थी। हालांकि आर्यन को अनिका और रोहित ने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी, मगर आर्यन अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही समझदार लड़का था। सारे सिचुएशंस को देखते हुए आर्यन इतना समझ गया था कि उसके भाई की कंडीशन बाकी बच्चों से कुछ अलग थी। जिस बीमारी के बारे में रेखा मौसी बात कर रही थी, वह सर्दी जुकाम जैसी कोई मामूली बीमारी नहीं थी और न ही मामूली दवाइयों से वह बीमारी दूर होने वाली थी। यह बात आर्यन अच्छी तरह जानता था। जब अनिका अलेक्जेंडर के बेडरूम में पहुंची, तब उसने देखा कि कमरे में काफ़ी अंधेरा था। बेड पर अलेक्जेंडर कंबल ओढ़ कर सोया हुआ था। अनिका अलेक्जेंडर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मगर वह एक बार उसको एग्जामिन जरूर करना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि V15 पावर ड्रग का डोज अलेक्जेंडर के शरीर में किस हद तक साइड इफेक्ट दिखा रहा था। अनिका धीरे से चलकर अलेक्जेंडर के बिस्तर के पास गई। अनिका अच्छी तरह अलेक्जेंडर का स्वभाव जानती थी। अलेक्जेंडर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी प्राइवेसी को नेगलेक्ट करे। अनिका यह भी अच्छी तरह जानती थी कि उसने अपना बचपन एक अंधेरे कमरे में अपने पालतू जानवरों के बीच रहकर गुजारा था, इसलिए अलेक्जेंडर को हमेशा ऐसी ही बात से चिढ़ हो जाती थी कि कोई उसे बिना बताए उसके कमरे में आके उसे डिस्टर्ब करे। अलेक्जेंडर रिया और आर्यन से काफ़ी घुल मिल गया था, उसे प्यार भी करने लगा था, इसलिए उन दोनों की मौजूदगी उसको कभी कभी खटकती नहीं थी। मगर अनिका यह बात भी अच्छी तरह जानती थी कि उसकी माँ होने के बावजूद उसने अब तक उसके साथ वह वक्त नहीं गुजारा था जिससे उसको अनिका के बीच अनजानेपन की सारी दीवारें टूट जाए। अनिका भी जानती थी कि उसकी जान बचाने की कोशिश में अनिका ने उसको वह वक्त दिया ही नहीं था जो एक माँ के तौर पर एक खोए हुए बच्चे से मिलने के बाद अनिका को देना चाहिए था। मगर अब अनिका ने सोच लिया था कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वह उसको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देकर उसके दिल में अपनी माँ के लिए प्यार जताने की कोशिश करेगी। अनिका कुछ देर उसके बिस्तर पर बैठी यह सब सोचती रही। अनिका को अभी भी हिचक हो रही थी कि वह अलेक्जेंडर को कैसे जगाए, मगर उसको एग्जामिन करना भी बेहद ज़रूरी था। इसलिए उसकी माँ होने के बावजूद अनिका ने अपने गले की खराश साफ करते हुए लेटे हुए अलेक्जेंडर को धीमी आवाज़ से पूछा, अलेक्जेंडर, मम्मा तुम्हें मिलने आई है, क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ? अनिका की इस बात का डर ने कोई जवाब नहीं दिया। अलेक्जेंडर ने अपना पूरा शरीर ब्लैंकेट से ढक रखा था। अनिका नहीं चाहती थी कि वह अलेक्जेंडर की नींद डिस्टर्ब करे, मगर साथ ही साथ अनिका अलेक्जेंडर को जमीन एग्जामिन करना भी चाहती थी। इसलिए बिस्तर पर बैठकर अनिका ने अलेक्जेंडर का कंबल पकड़कर धीरे से कंबल उठाकर देखा। कंबल उठाते ही अनिका शॉक हो गई। उसने एक झटके से पूरा कंबल नीचे की ओर खींच लिया। तभी अनिका को रियलाइज हुआ कि अलेक्जेंडर तो वहाँ पर था ही नहीं। दो तकियों की मदद से एक छोटे से बच्चे ने उस पर ब्लैंकेट ढक दिया था। अनिका हैरान होकर पूरे कमरे में यहाँ वहाँ अलेक्जेंडर को ढूंढने लगी, मगर अलेक्जेंडर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अनिका काफ़ी पैनिक हो गई। जैसे ही अनिका अलेक्जेंडर के कमरे से बाहर निकलने लगी, अनिका के मोबाइल फ़ोन पर क्रिस्टोफर का नंबर फ्लैश होने लगा। अनिका जानती थी कि अलेक्जेंडर के गायब होने के पीछे क्रिस्टोफर का ही हाथ हो सकता था, इसलिए जैसे ही अनिका ने क्रिस्टोफर का कॉल रिसीव किया,
क्रिस्टोफर की हंसती हुई आवाज़ अनीका के कानों पर पड़ी। कुछ देर बाद अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए क्रिस्टोफर ने कहा, क्या हुआ? चौंक गई? तुम्हारा बेटा गायब हो गया है क्या? इससे पहले कि क्रिस्टोफर अपनी बात आगे बढ़ाता, अनीका ने क्रिस्टोफर को धमकाते हुए कहा, देखो, अगर अलेक्जेंडर का बाल भी बांका हुआ तो। क्रिस्टोफर ने अनीका की बात को बीच में काटते हुए कहा, अरे चुपचाप, कितनी बोलती हो तुम। अरे जानता हूँ तुम एक माँ हो, मगर क्या करूँ, मैं भी तो एक बाप हूँ। अपने बेटे से कितनी दूर रह सकता हूँ? जरा सोचो, तुम्हें क्या लगा मेरा बेटा कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारा हो जाएगा? नहीं नहीं, मेरा बेटा सिर्फ मुझसे बहुत प्यार करता है और इसलिए वह अपने पापा के पास वापस चला आया। अनीका अलेक्जेंडर को अच्छी तरह जानती थी। एक माँ होने के नाते अनीका जानती थी कि अलेक्जेंडर का स्वभाव कभी कभी काफ़ी रूड हो जाता था, मगर वह दिल का बहुत साफ था। अनीका जानती थी कि अलेक्जेंडर उसे कभी धोखा नहीं दे सकता था। अनीका ने क्रिस्टोफर से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता, वह मुझे छोड़कर तुम्हारे पास नहीं जा सकता। तभी क्रिस्टोफर ने अनीका की इस बात को दाद देते हुए कहा, अरे भाई, मान गया, माँ का प्यार तो बाप के प्यार के सामने कुछ भी नहीं। यह बात मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ। अलेक्जेंडर वाकई तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तुम सच ही कह रही हो, वह तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। हाँ, स्वभाव का थोड़ा तीखा है, मगर दिल का बिल्कुल साफ है मेरा बेटा। हालांकि अनीका की यह बात अच्छी तरह जानती थी, जो अलेक्जेंडर अपने जानवरों से इतना प्यार कर सकता था और उन्हें बचाने के लिए अपनी जान देने तक को तैयार हो जाता था, वह किसी भी हालत में अपनी माँ को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता था। वो अनीका को छोड़कर क्रिस्टोफर के पास नहीं लौट सकता था। तभी जैसे अनीका के मन में बात पड़ते हुए क्रिस्टोफर ने अनीका से कहा, वह क्या है ना कि मेरा बेटा बहुत ही इमोशनल है, अपने बाप की तकलीफ़ अच्छी तरह से समझ सकता है। जरा सोचो, जब उसे पता होगा कि उसके बाप के इलाज वी16 पाउडर ड्रग कर सकता है जो तुम्हारे पास है, तो अपने बाप को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। क्रिस्टोफर की बात सोचते ही अनीका के होश उड़ गए। अनीका ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर को इस तरह से इस्तेमाल कर सकता था। फ़ोन पर एक लंबी हंसी के बाद क्रिस्टोफर ने कहा, यह है मेरा ट्रम्प कार्ड, मेरी बाजी का आखिरी पत्ता, तुम्हारा बेटा अलेक्जेंडर, जिसने मेरे लिए वह कर दिखाया जो मेरी ताकतवर फौज मेरे लिए नहीं कर पाई। क्रिस्टोफर का फ़ोन डिस्कनेक्ट करके अनीका दौड़ लगाकर उस जगह पहुंची जहां पे उसने वी16 पाउडर ड्रग छुपा रखा था। जब अनीका ने टेरेस गार्डन में पौधों के बीच बीच छुपाए हुए बॉक्स को निकाल कर खोला तो वह हैरान हो गई। उसके अंदर से दूसरा वी16 पाउडर ड्रग गायब था। अनीका खाली मेटल बॉक्स लेकर जब नीचे लिविंग एरिया में पहुंची तो अनीका के हाथ में खाली मेटल बॉक्स देखकर रेखा मौसी भी चौंक गई। रेखा मौसी जानती थी कि वी16 पाउडर ड्रग का डोज अनीका ने रेखा मौसी की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया था, मगर दूसरा डोज गायब था। अनीका के चेहरे पर परेशानी देखकर मौसी सब कुछ समझ गई थी। मौसी ने अपने पुराने वफादार नौकर जॉन को आवाज़ लगाते हुए कहा, अभी के अभी सीसीटीवी कैमरा चेक करो, पता लगाओ कि घर के अंदर कौन आया था और कौन इस मेटल बॉक्स से कीमती चीज़ चुराकर घर से बाहर निकला है। जैसे ही जॉन बाकी नौकरों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए मुड़ा, अनीका ने जॉन से कहा, रुक जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ यह काम किसने किया है। अनीका की बात सुनकर रोहित और रेखा मौसी दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनीका ने मौसी से कहा, अलेक्जेंडर ले गया है दूसरा डोज। अनीका की बात सुनकर रेखा मौसी चौंक गई। अनीका और रोहित को इस वक्त अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए रोहित और अनीका ने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली थी। दुनिया भर की खतरनाक ताकतों को हराकर जो माँ बाप अपने बेटे की जान बचाने के लिए उस ड्रग को उन खतरनाक दुश्मनों से बचाने में कामयाब हुए थे, वह माँ बाप अपने ही बेटों के हाथों हार गए थे। वह यह भूल गए थे कि जिस बेटे के लिए वह दुनिया से लड़ रहे थे, उसी बेटे के साथ वक्त बिताना वह भूल चुके थे। क्रिस्टोफर ने इस बात का फ़ायदा उठाकर अलेक्जेंडर के साथ फिर से नज़दीकियाँ बढ़ाई और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए मजबूर कर दिया कि वह वी16 पाउडर ड्रग का दूसरा डोज चुरा कर क्रिस्टोफर तक पहुंचाए। अनीका को अपनी सोच पर इससे ज़्यादा शर्मिंदगी आज से पहले कभी महसूस नहीं थी। अनीका ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी थी?
अलेक्जेंडर ने ऐसे नाजुक वक्त पर उसके माँ बाप का अलेक्जेंडर के साथ साथ बिताना बहुत ज़रूरी था, मगर अनीका और रोहित दोनों ही यह बात पूरी तरह से इग्नोर कर दी थी। रोहित ने अपनी मौत की खबर फैलाकर अपने आप को कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड कर लिया था। वह जिस बेटे की जान बचाना चाहता था उसी से उसने दूरी बना ली थी। रोहित को भी आज अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा था। अनीका और रोहित दोनों ही जानते थे कि क्रिस्टोफर कितना शातिर था, मगर आज उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि क्रिस्टोफर न सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करना जानता था, बल्कि अपने खतरनाक दिमाग का इस्तेमाल करके इतनी गहरी प्लानिंग भी कर सकता था कि वह एक बच्चे को इमोशनली मजबूर करके उस बच्चे से काम निकलवा सकता था, जिससे उसी बच्चे की जान पर खतरा होने वाला था। नन्हा अलेक्जेंडर शायद यह नहीं जानता था कि वह जिस क्रिस्टोफर के लिए V16 पाउडर ड्रग चुरा रहा था, वह V16 पाउडर ड्रग उसकी खुद की जान बचाने के लिए कितनी ज़रूरी था। अनीका और रोहित अपना सिर झुकाए मायूस अपनी जगह पर खड़े थे। तभी अनीका के फ़ोन पर दोबारा क्रिस्टोफर का नंबर फ्लैश होने लगा। इस बार जब अनीका ने कॉल कनेक्ट किया तो क्रिस्टोफर ने अनीका से कहा, बोलो अब मुझे क्या करना चाहिए। V16 पाउडर ड्रग का एक डोज मेरे पास मौजूद है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस रेखा मूर्ति के ऊपर इस डोज को जाया मत करो। अब हमारे पास सिर्फ एक डोज बचा है। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। दवाई एक है और मरीज दो। डॉक्टर तुम तो बताओ क्या करूं। अनीका अच्छी तरह से जानती थी कि क्रिस्टोफर इतनी आसानी से अलेक्जेंडर को V16 पाउडर ड्रग का डोज देने के लिए तैयार नहीं होने वाला था। उसे सबसे पहले अपनी खुद की जान बचानी थी। अनीका ने दबी हुई आवाज़ में क्रिस्टोफर से पूछा, तो बताओ मुझे क्या करना है। अनीका की बात सुनते ही क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर ने अनीका से कहा, मेरी तुमसे एक ही डिमांड है, मेरी नौकर बन जाओ। अगर तुम मेरी गुलाम बनने के लिए तैयार हो तो एक सौदा कर सकते हैं हम, मगर उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। क्रिस्टोफर की बात सुनने के बाद अनीका ने क्रिस्टोफर से पूछा, अलेक्जेंडर के बदले क्या चाहते हो तुम फ़ोन पर भी ये बता सकते हो। अनीका के तेवर देखकर क्रिस्टोफर ने अनीका को शांत करते हुए कहा, अरे रिलैक्स, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे होने वाले पति के पास बहुत पैसा है, मगर पैसे का इतना घमंड मत करो। जरा मुझ जैसे गरीब की बात पूरी तो सुन लिया करो। बात दरअसल ऐसी है कि फ़ोन पर नहीं की जा सकती। हमारा मिलना बेहद ज़रूरी है। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हें एक दिन मेरी गुलाम बना कर रहूँगा। तुम मेरी गुलाम बन जाओ और हम तुम्हारे बेटे की जान का सौदा कर लेते हैं। जब क्रिस्टोफर अनीका के साथ यह सारी बातें कर रहा था, तब अनीका को अचानक फ़ोन पर अलेक्जेंडर की आवाज़ सुनाई दी। अलेक्जेंडर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनीका से कहा, मम्मा तुम घबराना मत। डैड तो यूं ही मजाक कर रहे हैं, वह मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। अलेक्जेंडर की बात पूरी होते ही क्रिस्टोफर ने हंसते हुए अनीका से फ़ोन पर कहा, अरे यह तो बच्चा है, इसकी बात मत सुनना। और सुनो अलेक्जेंडर, डैड ने तुम्हें कभी किसी मकसद से यहाँ पर रखा था। मुझे जिस दवाई की ज़रूरत थी वह मुझे मिल गई, तो अब मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाऊँगा। तुम्हें चोट पहुँचाना चाहिए या नहीं, अब यह तुम्हारी मम्मा के हाथ में है। हालांकि अलेक्जेंडर नहीं जानता था कि क्रिस्टोफर के कितने खतरनाक इरादे थे और क्रिस्टोफर ने इतने सालों तक अलेक्जेंडर को चोट क्यों नहीं पहुँचाई थी, मगर अनीका अच्छी तरह क्रिस्टोफर की इंटेंशन जानती थी। हालांकि अनीका को भी यह बात पता थी कि इतने सालों तक अलेक्जेंडर को अपने कब्जे में रखने के बावजूद क्रिस्टोफर ने उसे कभी चोट नहीं पहुंचाई थी, मगर अब क्रिस्टोफर का मकसद पूरा हो चुका था। उसे V16 पाउडर ड्रग अलेक्जेंडर की मदद से क्रिस्टोफर ने अपने कब्जे में ले लिया था। क्रिस्टोफर की बात सुनते ही अनीका ने उससे कहा, देखो तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो चाहते हो वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। अनीका की यह बात सुनते ही क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर ने अनीका से कहा, तो ठीक है, तुम्हारे महल के बाहर मेरी एक कार खड़ी है, उस कार में बैठकर मेरे पास आ जाओ। क्रिस्टोफर की यह बात सुनकर अनीका हैरान रह गई। क्रिस्टोफर ने काफ़ी गहरी प्लानिंग कर रखी थी, मगर इस वक्त अनीका जानती थी कि क्रिस्टोफर की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। अनीका अपने कानों पर फ़ोन लगाकर महल से बाहर निकली
अनिका जब महल के मेन गेट की ओर कदम बढ़ाने लगी, तभी अनिका की नज़र गेट के बाहर खड़ी एक पुरानी गाड़ी पर पड़ी। अनिका उस कार की ओर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। अनिका अपने चारों ओर देखकर यह जानना चाहती थी कि कहीं क्रिस्टोफर का कोई आदमी अनिका पर नज़र बनाए हुए तो नहीं था। तभी अचानक क्रिस्टोफर ने फ़ोन पर अनिका से कहा, देखो मैंने तुमसे कहा था कि तुम अकेले ही मुझसे मिलने आना, यह बारातियों को साथ में लाने की ज़रूरत नहीं है। क्रिस्टोफर की आवाज़ सुनकर अनिका हैरान रह गई। जब अनिका ने पीछे मुड़कर देखा तो रोहित और उसके कुछ लोग अनिका का पीछा करते हुए महल के बाहर खड़ी कार की ओर आगे बढ़ रहे थे। जब अनिका को यकीन हो गया था कि क्रिस्टोफर ने किसी न किसी तरह उस पर नज़र बना कर रखी थी, तब अनिका ने अपने कानों से फ़ोन हटाते हुए धीमी आवाज़ में रोहित के पास जाकर कहा, देखो मुझे यह काम अकेले ही करना होगा, कोई मेरा पीछा ना करे। वैसे तो रोहित जानता था कि अनिका जिस मिशन पर जा रही थी वह खतरे से खाली नहीं था, मगर इस बार अनिका की बात मानने के अलावा रोहित के पास कोई चारा नहीं था। रोहित यह भी जानता था कि अनिका अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह से जानती थी, मगर वह यह नहीं जानता था कि क्रिस्टोफर कितना खतरनाक था। अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए अनिका को वही करना होगा जो वह चाहता था। अपने लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हुए रोहित ने अनिका से कहा, अपना ख्याल रखना। रोहित की आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर अनिका ने रोहित से कहा, तुम चिंता मत करना, मैं अलेक्जेंडर को अपने साथ ही लेकर आऊँगी। यह कहते हुए अनिका अकेले ही महल से बाहर खड़ी कार की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। अनिका को इस तरह कार से ले जाता हुआ देखकर नन्ही सी रिया और आर्यन दोनों रोहित के पास आ गए। रिया ने अनिका की ओर इशारा करते हुए रोहित से पूछा, मम्मा कहाँ जा रही है? अगर वह किसी ज़रूरी काम से जा रही हैं तो आप उनके साथ क्यों नहीं जाते? रोहित ने अपने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मम्मा अलेक्जेंडर को लेने जा रही है, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। तभी बच्चों के ठीक पीछे खड़ी रेखा मौसी ने रोहित से कहा, मगर तुम उनके साथ क्यों नहीं जाते? क्या इस तरह अनिका को अकेले भेजना सही होगा? अनिका उनकी नज़रों से दूर जा रही थी। अनिका को देखते हुए रोहित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अनिका जरूर अलेक्जेंडर को अपने साथ वापस लेकर आएगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, और वैसे भी मुझे यहाँ भी कुछ काम निपटाने हैं। ये कहते हुए रोहित बच्चों के साथ वापस महल के अंदर चला गया। महल के अंदर पहुंचते ही रोहित ने किसी को कॉल लगाते हुए कहा, इंपीरियल ग्रुप के सभी मेंबर्स की अच्छी तरह से छानबीन करो। क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को हमारे ही ग्रुप से फंडिंग मिल रही है, उस फंडिंग को किसी भी हालत में रोक दो। और हाँ, इंपीरियल ग्रुप का जो भी मेंबर इस काम में क्रिस्टोफर का साथ दे रहा है उसे अपने रास्ते से हटा दो। क्रिस्टोफर का साथ देने वालों में से कोई नहीं बचना चाहिए, चाहे वह कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। अगर वह हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है तो उसे अपने रास्ते से हटा दो। अपने आदमी को इंस्ट्रक्शन देने के बाद रोहित ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहित अच्छी तरह जानता था कि क्रिस्टोफर और उसकी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग की ज़रूरत पड़ती थी, और वह अपने पावर्स तब तक इस्तेमाल कर सकते थे जब तक उनके ऑर्गेनाइजेशंस को इंपीरियल ग्रुप से फंडिंग मिल रही थी। फंडिंग बंद हो जाने के बाद उसकी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन कंगाल हो जाएगी। बिना फंड के वह अपने पावर्स का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते थे। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को अब हराने का सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी तरह उसे और उसके ऑर्गेनाइजेशन को कमज़ोर करना, और उसे कमज़ोर करने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसके ऑर्गेनाइजेशन को मिलने वाली फंडिंग को रोक देना। जब अनिका महल के बाहर पुरानी सी कार के पास पहुंची, तब उसने देखा कि कार के अंदर कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था। क्रिस्टोफर ने फ़ोन पर अनिका को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, अब उस कार के अंदर बैठ जाओ, तुम तो एक बेहतरीन ड्राइवर हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अकेली ड्राइव करके मेरे पास आ सकती हो। क्रिस्टोफर की बात मानते हुए अनिका उस कार के अंदर बैठी। जैसे ही अनिका ने कार का इंजन ऑन किया, क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, अब एक काम करो, यह जो फ़ोन तुमने पकड़ रखा है उसको फेंक दो। अनिका क्रिस्टोफर की बात सुनकर हैरान हो गई। क्रिस्टोफर ने अनिका की खामोशी पढ़ते हुए अनिका से कहा, अरे फिक्र मत करो, मुझसे बात करने की तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ, बस तुम एक बार वह फ़ोन फेंक दो। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि अब उसे क्रिस्टोफर की हर बात माननी होगी। अपना फ़ोन खिड़की से बाहर फेंकते हुए अनिका ने कार को ड्राइव करना शुरू किया। तभी डैशबोर्ड में मोबाइल की रिंग सुनाई देने लगी। अनिका ने जब डैशबोर्ड पर ग्लव्स बॉक्स खोल कर देखा
तो उसे एक पुराना सा फ़ोन नज़र आया। काफ़ी बेसिक फीचर वाला है फ़ोन, काफ़ी पुराना फ़ोन लग रहा था। अनिका ने उस फ़ोन को अपने हाथ में लेकर कॉल रिसीव किया और फ़ोन को अपने कानों पर लगा दिया। अनिका को क्रिस्टोफर की आवाज़ फिर से सुनाई दी। क्रिस्टोफर ने कहा, कैसा लगा? अरे कुछ देर की दूरी ने कहीं तुमने मुझसे तो दूर नहीं कर दिया। चलो अब आराम से बात करेंगे। तुम्हारे हाथ में इस वक्त जो फ़ोन है वो भी हमारी है, तुम जो गाड़ी चला रही हो वह भी हमारी है और कुछ ही देर में हम भी तुम्हारे हो जाएंगे। अनिका क्रिस्टोफर की बकवास सुनने के मूड में नहीं थी। अनिका ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए क्रिस्टोफर से कहा, मुझे कहाँ आना है तो बताओ। अनिका का गुस्सा देखते हुए क्रिस्टोफर ने सीटी बजाते हुए कहा, अरे काम डाउन, इतना गुस्सा मत करो। गाड़ी और फ़ोन दोनों पुराने हैं। तुम्हारी कड़क आवाज़ के कारण कहीं इनके अंदर पंचर टीले ना पड़ जाएं। चलो एक काम करो, गाड़ी सेंट्रल लंदन के वेस्टमिनिस्टर स्टेशन के पास लेकर आओ। तुम्हारी अगली इंस्ट्रक्शन मैं वहीं दूंगा। ये कहते हुए क्रिस्टोफर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। भले ही गाड़ी काफ़ी पुरानी थी, मगर अनिका की ड्राइविंग स्किल ने इतनी पुरानी कार को भी एक रॉकेट में बदल दिया था। अनिका ने 2 घंटे के डिस्टेंस को लगभग 1 घंटे के अंदर पूरा कर लिया। गाड़ी सेंट्रल लंदन के वेस्टमिनिस्टर स्टेशन के पास जब पहुंची, तब डैशबोर्ड पर पड़ा वह पुराना मोबाइल फिर से बजने लगा। वेस्टमिनिस्टर स्टेशन के ठीक सामने गाड़ी पार्क करने के बाद अनिका ने जब कॉल उठाया तो क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, अरे कॉल उठाने में इतनी देर मत किया करो वरना गाड़ी छूट जाएगी। मेरा मतलब है बस छूट जाएगी। अनिका क्रिस्टोफर की पहेली समझ नहीं पा रही थी। अनिका ने क्रिस्टोफर से पूछा, साफ साफ बताओ अब मुझे क्या करना है? क्रिस्टोफर ने भी इस बार अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनिका से कहा, अरे जल्दी कर, गाड़ी से उतर और वेस्टमिनिस्टर स्टेशन के बस स्टॉप पर आने वाली 848 नंबर की बस पकड़ लो। अनिका ने जब अपना सीट बेल्ट निकाल कर कार का दरवाज़ा खोला तो अनिका ने देखा कि 848 नंबर की बस स्टॉप से कुछ ही मीटर की दूरी पर थी। अनिका ने कार का दरवाज़ा तेज़ी से बंद किया और तेज़ी से रोड क्रॉस करके बस स्टॉप पर पहुंची। अनिका को एक तरफ एक बात की भी हैरानी हो रही थी कि क्रिस्टोफर को हर चीज़ दिखाई कैसे दे रही थी। अनिका ने जब ड्राइव करते वक्त पूरी कार को अच्छी तरह से चेक किया था, तब अनिका को अंदर कोई कैमरा छिपा हुआ नहीं मिला था, मगर क्रिस्टोफर की बातों से अब यह साफ पता हो गया था कि क्रिस्टोफर लगातार अनिका पर नज़रें बनाए हुए था। अनिका यह सोच कर भी हैरान हो रही थी कि एक सरकारी बस क्रिस्टोफर के कहे हुए टाइम पर बस स्टॉप कैसे पहुंची थी। अनिका जब तेज़ी से बस स्टॉप की ओर दौड़ी तो अनिका ने देखा कि बस कुछ ही सेकंड में बस स्टॉप से निकलने वाली थी, मगर किसी तरह अनिका ने जोर की छलांग लगाते हुए बस को छूटने से पहले ही पकड़ लिया। अनिका के हाथों में मोबाइल फ़ोन गिरते गिरते बच गया। तभी क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, अरे ज़रा संभल कर, बहुत महंगा फ़ोन है। फिर अपनी ही बात बदलते हुए हंसते हुए क्रिस्टोफर ने कहा, अरे तुम्हारी जान से महंगा तो कुछ भी नहीं है इस पूरे जहान में। चलो अब संभल कर बस के अंदर बैठ जाओ। क्रिस्टोफर के कहने पर अनिका आधी भरी हुई बस में पीछे की एक सीट पर जाकर बैठ गई। सेंट्रल लंदन की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही बस की खिड़की से अनिका यहाँ वहाँ झाँक कर देखने की कोशिश कर रही थी कि कहीं कोई अनिका की बस का पीछा तो नहीं कर रहा था, मगर अनिका के लिए इतनी सारी गाड़ियों में से उस कार को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था जिस कार के अंदर क्रिस्टोफर के आदमी अनिका पर नजर जमाए बैठे थे। कुछ देर तक फोन पर लंबी खामोशी छाई रही। लगातार यहाँ वहाँ देख रही अनिका ने अचानक क्रिस्टोफर से कहा, एक काम करो, अलेक्जेंडर से मेरी बात करवाओ। क्रिस्टोफर ने अनिका की बात सुनते ही अलेक्जेंडर को अपने पास बुलाते हुए कहा, तुम्हारी मामा तुमसे बात करना चाहती है। एक माँ और बेटे को एक दूसरे से बात करने से मैं कैसे रोक सकता हूँ। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अचानक ही अनिका को फ़ोन पर अलेक्जेंडर के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। नन्हे से अलेक्जेंडर की रोती हुई आवाज़ सुनकर अनिका काफ़ी बेचैन हो गई। अनिका ने अलेक्जेंडर से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या उन लोगों ने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई है क्या वह लोग तुम्हारे साथ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती कर रहे हैं? देखो तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मम्मा तुम्हें किसी भी तरह बचा लेगी। रोते हुए अलेक्जेंडर ने सिसकियां लेते हुए अनिका से कहा, मम्मा मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से आप मुसीबत में पड़ गई। नन्हे से अलेक्जेंडर ने पहली बार अनिका के साथ इस तरह से बात की थी। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि अलेक्जेंडर ने जो कुछ किया था
उसमें अलेक्जेंडर की कोई गलती नहीं थी। क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर का ब्रेन वॉश कर दिया था, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर ने V16 पावर ड्रग को चुराते वक्त यह भी नहीं जाना कि वह V16 पावर ड्रग के एक आखिरी डोज को क्रिस्टोफर के हवाले करके अपनी ही जान खतरे में डाल रहा था। नन्ही से अलेक्जेंडर को शांत करते हुए अनिका ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो मम्मा से हुई है। मम्मा को तुम्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, मगर तुम फिक्र मत करना, मम्मा बहुत जल्द तुम्हें उन लोगों के कब्जे से छुड़ा लेगी। अनिका की बात सुनते ही नन्हे से अलेक्जेंडर ने कहा, नहीं मम्मा, तुम यहाँ मत आना और मेरी फिक्र मत करो, डैड मुझे कुछ नहीं करेंगे। यह बात तो अनिका भी अच्छी तरह जानती थी कि क्रिस्टोफर ने अपनी ज़िंदगी के 6 साल अलेक्जेंडर के साथ गुजारे थे और उन 6 सालों में क्रिस्टोफर ने कभी भी अलेक्जेंडर को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचाई थी। और अलेक्जेंडर के मुंह से अनिका ने कई बार क्रिस्टोफर की तारीफ सुनी थी। वहीं अलेक्जेंडर जो क्रिस्टोफर की बहन और अपनी बुआ रश्मि से नफरत करता था। अलेक्जेंडर ने कभी भी क्रिस्टोफर के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं की थी, मगर इस बार जब अलेक्जेंडर ने अनिका से कहा कि क्रिस्टोफर उसे कभी चोट नहीं पहुंचा सकता, तो अचानक ही अनिका और अलेक्जेंडर की बात को बीच में ही काटते हुए क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर से कहा, देखो बेटा, यह बात तो सच है कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता, मगर मैं एक काम तो जरूर कर सकता हूँ। 5 दिनों के लिए तुम्हें खाना नहीं दूंगा। भूख के मारे धीरे धीरे तुम्हारा पेट सिकुड़ता जाएगा और एक दिन तुम्हारा पेट इतना छोटा हो जाएगा कि तुम्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगेगी। तुम्हारी बॉडी में ना एनर्जी होगी और ना दिमाग तक पहुंचने के लिए कोई ऑक्सीजन, और तुम भले ही छोटे हो, मगर इतना तो अच्छी तरह जानते हो कि शरीर में अगर एनर्जी ना हो और दिमाग को अगर ऑक्सीजन ना मिले तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। क्रिस्टोफर की आवाज़ सुनकर अनिका की सांसें तेज होने लगी थी। वह जानती थी कि अलेक्जेंडर नहीं जानता था कि क्रिस्टोफर कितना खतरनाक था। अलेक्जेंडर जिसे डैड कहकर पुकारता था, वह एक खतरनाक राक्षस था। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि क्रिस्टोफर स्पीकर फोन के जरिए सब बातें सुन रहा था, इसलिए क्रिस्टोफर की हुई बात पूरी होते ही अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरे बेटे को एक खरोच भी आई तो तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तुम्हें वह मौत दूंगी जो तुम्हें अपने बुरे सपने में भी कभी नहीं सोची होगी। अनिका की गुस्से भरी धमकी देखकर सुनकर क्रिस्टोफर अचानक ही सीटी बजाने लगा और अनिका से कहने लगा, वैसे तुम्हारी माँ से काफ़ी अच्छी हो। तुम्हारी माँ सारे फसाद की जड़ है। खुद तो चली गई, मगर हम सबको देखो कैसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। अगर वह चुपचाप उस ड्रग बनाने का फॉर्मूला हम सबको दे देती तो बात आज यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। मगर कुछ भी हो, काफ़ी साथी थी तुम्हारी माँ। 25-30 साल पहले जो पजल हम लोगों के लिए बना कर गई थी, उसे आज तक कोई सोल्व नहीं कर पाया। कमाल का दिमाग पाया है उस औरत ने। वैसे तुम्हारा दिमाग भी कुछ कम नहीं है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, तेज, चालाक, मगर उतनी ही बेवकूफ़ भी। तुम्हें समझाया गया था कि V16 पावर ड्रग का डोज उस रेखा मूर्ति पर जाया मत करो, मगर तुम कहाँ किसी की बात मानने वाली थी। अब हमारे पास सिर्फ एक डोज बचा है और ज़िंदगी तो 2 लोगों की दाव पर लगी है, एक मेरी और एक तुम्हारे बेटे अलेक्जेंडर की। अब तो मैं भी बेसब्री से इसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक डोज से आखिर 2 जानें कैसे बच सकती हैं, और अगर सिर्फ एक जान बचानी है तो यह देखना काफ़ी एक्साइटिंग होगा कि किसकी जान बचेगी। क्रिस्टोफर की बात बीच में काटते हुए अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, क्या चाहिए तुम्हें, तुम सीधे सीधे बताते क्यों नहीं। अनिका की बात सुनते ही क्रिस्टोफर ने फिर से सीटी बजाते हुए कहा, काफ़ी स्मार्ट हो तुम, मैंने कहा था ना, बिल्कुल अपनी माँ की तरह तेज तर्रार और चालाक। बस अब मेरी एक बात मान जाओ, हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन जाओ। तुम एक बार मेरी गुलाम बन जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे बेटे की जान बचाने के लिए तुम्हें यह ड्रग दे दूंगा। अनिका बार बार चलती बस से लंदन के रास्तों को देख रही थी। अनिका देखना चाहती थी कि आखिर क्रिस्टोफर और उसके लोग कहाँ छिपे थे। तभी क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, चलो अब उतर जाओ। बस से अनिका क्रिस्टोफर की बात सुनकर हैरान रह गई। क्रिस्टोफर ने अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, अरे तुमने सुना नहीं, उतर जाओ। बस से अनिका यह देखकर हैरान रह गई थी कि अभी तो बस काफ़ी तेज़ी से रास्ते पर
चली जा रही थी। ना ही बस स्टॉप आया था और ना ही किसी ट्रैफिक लाइट पर बस रुकी थी। फिर क्रिस्टोफर ने उसे अचानक उतरने के लिए क्यों कहा था? अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, मगर अभी तो बस चल रही है, अभी बस स्टॉप भी नहीं आया। क्रिस्टोफर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अरे देखो, सामने एक बड़ी सी घड़ी का टावर नजर आ रहा है, तुम्हें वही उतरना है। अनिका ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, मगर यहाँ पर कोई बस स्टॉप नहीं है। इस बार अनिका से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में गुस्सा बढ़ाते हुए क्रिस्टोफर ने उससे कहा, अरे मैं जानता हूँ बस अभी तेज़ी से चल रही है, मगर मैं भी कुछ सोच समझ कर तुम्हें बता रहा हूँ। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम तो मार्शल आर्ट की एक्सपर्ट हो। ब्रह्मपुत्र एकेडमी की बड़ी दीदी होने के नाते यह काम तो तुम्हारे लिए काफ़ी आसान है। चलती बस से उतरना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। देखो, इस घड़ी के टावर के नीचे एक गाड़ी खड़ी है, तुम्हें उसी गाड़ी के अंदर बैठकर आगे का सफ़र तय करना है। बस में कुछ 15 से 20 लोग सवार थे। उन सभी को जब अनिका ने गौर से देखा तब अनिका को किसी पर भी शक महसूस नहीं हो रहा था। जब वह घड़ी का टावर नज़दीक आया तब अनिका ने देखा कि उस टावर के ठीक नीचे एक काले रंग की वैन खड़ी थी। यह वही वैन थी जिसके बारे में क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा था। बस अभी तेज़ी से चल रही थी। तभी अचानक अनिका अपनी जगह से उठी और उसने बस के पीछे वाले इमरजेंसी विंडो खोल दी। अनिका को ऐसा करते हुए देखकर कुछ लोग हैरानी से अनिका को देखते रहे। बस का ड्राइवर तेज़ी से बस चला रहा था, पीछे क्या हो रहा था उस पर उसका ध्यान नहीं था। तभी एक औरत ने अपनी जगह से खड़ी होते हुए अनिका से कहा, अरे क्या कर रही हो, यह है इमरजेंसी विंडो क्यों खोल रही हो। इससे पहले कि अनिका को कोई रोक पाता, अनिका ने अपना दुबला पतला शरीर विंडो से बाहर निकाला और एक ही झटके में बस से कूद गई। बस की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, जिसकी वजह से ज़मीन पर गिरने के बाद अनिका कुछ देर तक पलटते हुए सड़क के किनारे से जा टकराई। बस पलट गई और बस के अंदर बैठे सभी लोग आसानी से पीछे ज़मीन पर पड़ी अनिका को देखते रहे। तेज बस से कूदने के बाद जैसे ही अनिका के पैर जमीन से टकराए, अनिका ने अपने पूरे शरीर को रास्ते के किनारे डायरेक्शन में रोल किया, जिससे अनिका के शरीर को अचानक झटका महसूस न हो। रास्ते के किनारे से टकराने के बाद अनिका एक ही झटके से अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपने कपड़े झाड़ते हुए उस ब्लैक कैब की ओर आगे बढ़ने लगी। जब उस ब्लैक कार का दरवाज़ा खुला था, जैसे ही अनिका गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठी, अनिका के फ़ोन में अनिका को क्रिस्टोफर की आवाज़ सुनाई देने लगी। अनिका ने फिर से फ़ोन को जब अपने कानों पर लगाया तब फिर क्रिस्टोफर ने सीटी बजाते हुए कहा, तुम सचमुच कमाल की हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और इसलिए तुमसे मिलने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा बेसब्र हूँ। अब जल्दी से गाड़ी ड्राइव करती हुई मेरे पास आ जाओ। एक काम करो, यू टर्न ले लो और ठीक तुम्हें पीछे जो हाईवे नज़र आ रहा है उसका रूट नंबर 71 पकड़कर आगे बढ़ती रहो। अनिका अच्छी तरह से जान चुकी थी कि क्रिस्टोफर ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। वह हर बार अनिका को विसल बदलने के लिए कह रहा था और हर बार अनिका पहले वाले व्हीकल से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी। इससे क्रिस्टोफर इस बात की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा था कि अनिका का पीछा करने वाले लोग क्रिस्टोफर तक पहुंच सके। कुछ देर तक गाड़ी तेजी से ड्राइव करने के बाद अनिका को आगे समुद्र दिखाई लेने लगा। अनिका सोच में पड़ गई कि कहीं वह क्रिस्टोफर अनिका को किसी शिप में बैठाकर आगे का रास्ता तय करने के लिए तो नहीं कहेगा। अनिका जानती थी कि अगर एक बार अनिका शिप में बैठ गई तो रोहित या रोहित के आदमियों का अनिका तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा और फिर अनिका पूरी तरह से क्रिस्टोफर के कब्जे में आ जाएगी। समुद्र के पास आगे बढ़ रही अनिका ने फ़ोन पर क्रिस्टोफर से कहा, अब मुझे आगे कहाँ जाना है? आगे तो मुझे समुद्र नज़र आ रहा है, क्रिस्टोफर ने पलटकर जवाब देते हुए कहा। अरे तुमने वह कहावत नहीं सुनी, समुद्र के आगे दुनिया अभी और भी है। अरे आ जाओ, डरो मत। तुम्हें गाड़ी लेकर समुद्र के अंदर डूब जाने को नहीं कहूँगा। तुम तो खामोश हर बात में मुझ पर शक करती हो। अगर तुम्हें मारना ही होता तो कब का तुम्हारा किस्सा ख़त्म कर दिया होता। मैं तो तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ और गुलाम से नफ़रत नहीं की जाती। हाँ, अगर मैं इस दुनिया में किसी से नफ़रत करता हूँ तो वह है बूढ़े किंग से। मैं उसे मरता हुआ देखना चाहता हूँ। बूढ़े किंग को अमर हो जाना है और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया का राजा बन जाना है, मगर मैं अपने मकसद में कामयाब होते हुए उसे नहीं देखना चाहता। मैं उसे मरता हुआ देखना चाहता हूँ और वह मरेगा, तुम उसकी फ़िक्र मत करो।
तुम अपने बेटे अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए मेरे पास आ जाओ। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्रिस्टोफर को पुराने किंग के साथ ऐसी इतनी दुश्मनी क्यों थी। मगर क्रिस्टोफर की आवाज़ में एक बात तो साफ थी कि क्रिस्टोफर को पुराने किंग से कितनी नफरत थी। जब अनिका समुद्र के पास पहुंची तो अनिका धीरे से अपनी गाड़ी से उतरी। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने के बाद अनिका अपने आसपास देखने लगी। उस समुद्र के किनारे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई पुराना बंदरगाह था जिसमें 2-3 बड़े बड़े जहाज नजर आ रहे थे। अनिका जानती थी कि हो न हो अलेक्जेंडर और क्रिस्टोफर इन्हीं जहाज़ों में से एक में थे। आसपास ज़्यादा लोग भी नजर नहीं आ रहे थे। कुछ पुराने गोदाम जिनमें रखे हुए कुछ कंटेनर में जंग पड़ चुका था और कुछ छोटी मोटी ऑफिस के कैबिन बने हुए जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि सालों पहले वहाँ ड्यूटी ऑफिसर बैठा करते थे, मगर अब वह बिल्कुल वीरान थे। अनिका जैसे ही धीरे धीरे समुद्र की ओर आगे बढ़ने लगी तब क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, अरे अपने कदम जरा जल्दी आगे बढ़ाओ, तुमसे मिलने के लिए काफ़ी बेचैन हो रहे हैं, मैं और तुम्हारा बेटा। अनिका अपने कदम आगे बढ़ा ही रही थी कि अचानक अनिका को अपने पीछे एक ज़बरदस्त धमाका सुनाई दिया। जब अनिका ने मुड़कर देखा तो अनिका जिस गाड़ी में आई थी वह गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी। क्रिस्टोफर फ़ोन पर हंसते हुए अनिका से कहने लगा, तुमसे जुड़ा हर सबूत मिटा देना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा वह पागल आशिक तुम्हें ढूंढता हुआ हम तक ना पहुँच पाए। अब आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। क्रिस्टोफर की बात सुनने के बाद अनिका अपने सामने खड़ी एक बड़ी सी वीरान शिप की ओर देखने लगी। शिप को अंदर से जोर जोर से हॉर्न बजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अब बड़ा सा जहाज किसी भी वक्त बंदरगाह छोड़कर निकलने वाला था। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।